रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज अलउमर साइंस अकेडमी में हमारा जो टॉपिक है हम इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है। अगर इफ़ेक्ट्स और सारा कुछ पूछ ले, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग, तो आपको लॉन्ग आएगा। सो शॉर्ट तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर डेफिनेशन आ जाती है, तो इसमें से एमसीक्यूज भी बनते हैं, वो भी आपने याद रखने हैं, तो हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट is greenhouse effect and what is the definition of greenhouse effect। ग्रीनहाउस इफेक्ट हमारे जो एटमॉस्फेयर में जो है दो गैसेस इन अबंडेंट है, यानी कौन कौन सी गैसेस हैं हमारे पास? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर जो है हमारे एटमॉस्फेयर में है, मौजूद है, इन एक्सेस है। एक्सेस में इनके इतने ज्यादा नहीं, इसकी परसेंटेज 0.03% है, जबकि वाटर वेपर्स की हमारे पास परसेंटेज जो है वो 0.01% है। सो 0.01% होने की वजह से ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है हमारे, हमने पढ़ा था कि ये जो होता है हमारे पास सूरज, ये हमारे पास ट्रोपोस्फियर है, पहली लेयर है, फर्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो फर्स्ट लेयर में क्या होता है, सूरज की जो रेज हैं वो अर्थ पे जब आती हैं, विजिबल रेज होती हैं उनमें और हीट रेज, दो टाइप्स की, बाकी भी होती हैं, हम दो टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एक दो टाइप की आती हैं, वो टकराती हैं ज़मीन से, जो कि एनर्जी का जरिया है ज़मीन पर सबसे ज़्यादा। तो वो जब टकराती हैं तो उनकी एनर्जी लोअर हो जाती है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स उन विजिबल रेडिएशन को, यूवी रेडिएशन को आने देती हैं अंदर। जब ये इधर टकराती है ना, टकराने के बाद ऐसा होता है कि इंफ्रारेड रेडिएशन बन जाती हैं, यानी कि इनकी वेवलेंथ बहुत इंक्रीज हो जाती है। पहले जब आती हैं तो इनकी वेवलेंथ कम होती है, फ्रीक्वेंसी वगैरह ज्यादा होती है। तो जब ये आते हैं तो इनकी वेवलेंथ ज्यादा हो जाती है, फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर इनको वापस जो है स्पेस में नहीं जाने देते, ट्रोपोस्फियर में ही रोके रखते हैं। इट्स ओके। सो इससे हमारे पास होता क्या है, टेम्परेचर, ट्रोपोस्फियर का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस तरह जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स मेंटेन्स इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, हमारे इन्वायरमेंटल के टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। कैसे मेंटेन रखते हैं वो मैं आपको इधर जब बताऊंगा ग्रीन हाउस की नेक्स्ट डेफिनेशन में। तो सबसे पहले अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, सॉरी व्हाट इज ग्रीन हाउस गैसेज, यानी कि इसमें कौन कौन सी गैसेज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स के अलावा और कौन कौन सी गैसेज हैं जो कि ग्रीन हाउस गैसेज कहलाती हैं? सो द डेफिनेशन इज दैट दोज गैसेज विच हैव द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब IR रेडिएशंस आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेज। वो गैसेज, जैसे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स हैं, वो गैसेस जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स को अब्सॉर्ब करने की, रिट्रैक्ट करने की जो है एबिलिटी रखते हैं, उन्हें हम जो कहते हैं वो ग्रीन हाउस गैसेस हैं। सो उनमें जो हमें पता है, हमें वेल नोन जो पता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स का पता है, जबकि हमें इन दो गैसेस का तो पता ही नहीं होता स्टूडेंट्स को। तो ये मीथेन है और नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर सस्टेनिंग लाइफ। जमीन पर जिंदगी का क्याम के लिए कुदरती ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत लाजम है, जिसमें बरकरार रहे लेवल जो है हमारा टेम्परेचर का। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना जमीन पर, यानी कि अगर एक हद तक कार्बन डाइऑक्साइड हो तो वो जमीन के टेम्परेचर को नॉर्मल रखते हैं, एवरेज तक रखते हैं। अगर कम हो जाए फिर भी इसका नुकसान है थोड़ा सा, अगर बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो ये पोल्यूटेंट के तौर पर, द एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। सो जब बढ़ जाती हैं तो इसका बुरे असरात होते हैं। नेक्स्ट होता क्या है हमारे पास कि अगर ग्रीन हाउस गैसेज ना हो, अगर ग्रीन हाउस गैसेज ना हो या ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो, तो हमारे पास टेम्परेचर जो है जमीन का -20 डिग्री सेंटीग्रेड और -40 डिग्री सेंटीग्रेड हो, यानी कि इस टेम्परेचर पे तो हर चीज जो है जम जाएगी, जिंदगी की सस्टेनिंग क्याम पजीर जो है वो मुश्किल हो जाएगा। सो फॉर सस्टेनिंग लाइफ, यानी कि हमने ये पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड ये रोके रखती है, ज्यादा जाने नहीं देती,
इसलिए हमारे पास दिन को बहुत ज्यादा जो है हरारत नहीं होती, वाटर वेपर्स भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं कुछ एनर्जी को, टेम्परेचर को, और रात को बहुत ज्यादा ठंडक नहीं होती, बहुत ज्यादा टेम्परेचर फॉल नहीं होता, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जब नहीं होगी, हमारे पास सूरज नहीं होगा तो ये गैसेस नहीं होगी, वार्मथ नहीं होगी, तो वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड का ये फायदा है, उसने जो सारे दिन का टेम्परेचर स्टोर किया होता है, जो हीट स्टोर की होती है, वो फिर रात को काम आती है, यानी कि तकरीबन नॉर्मल रहता है हमारे पास। आप कह लें कि फर्ज करें एक बंदे ने 1500 रुपया कमाया दिन का, फिर अगले 3 दिन वो छुट्टी कर लेता है, जाता ही नहीं, इसको काम ही नहीं मिलता, तो वो जो 1500 कमाया था उसका काम आ रहा है बाद में भी, उसकी फॉर मेंटेनिंग लाइफ, ठीक है, उसके अखराजात पूरे करता है वो 1500, यानी कि उसको यानी कि सस्टेन रखता है। इसी तरह जो है, जो दिन का सारे दिन का स्टोर किया हुआ टेम्परेचर होता है, वो रात को काम आता है कि वो मेंटेन रखता है टेम्परेचर। तो इसीलिए हमारा जो नॉर्मल टेम्परेचर है, द एवरेज टेम्परेचर ऑन द अर्थ इज 15 डिग्री सेंटीग्रेड, ये है हमारा, ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास द वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, अनदर डेफिनेशन, ग्लोबल वार्मिंग। व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग, ये आपने फर्क याद रखना है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ जाने से जमीन का टेम्परेचर बढ़ जाता है, यानी कि वो सस्टेन रखता है एक हद तक, एक नॉर्मल कंडीशन तक, नेचुरली इफेक्ट है, नेचुरल इफेक्ट है। ग्रीन हाउस इफेक्ट इस से लोग जो है, जिम्मेदार जो है, फार्मर जो है, वो सब्जियां भी उगाते हैं, क्योंकि बेमौसमी सब्जियां जो है, आपको अगर करेले जो है किसी और मौसम में मिल रहे हैं तो वो शील्ड लगा देते हैं, आर्टिफिशियल भी बना लेते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो वो आपने देखे होंगे अक्सर। सो इट इज द इंक्रीज इन अर्थ्स एवरेज टेम्परेचर ड्यू टू बिल्ड अप ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमोस्फियर, यानी कि एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस के बढ़ जाने से, हद से बढ़ जाने से, एक अगर तसलसल हो, एक नॉर्मल मिकदार में हो फिर तो ठीक है, अगर नॉर्मल मिकदार से हट जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए, तो उससे नुकसानात भी हैं। हद से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आजकल जो है वो समर सीज़न जो है वो इन्हांस हो गया है, तकरीबन 8 to 9 मंथ तक चला गया, जबकि जो है हमारे पास सर्दियों का जो मौसम है वो कम होता जा रहा है। तो सर्दी है तो शदीद सर्दी है, गर्मी है तो शदीद गर्मी है, ये भी इन्हीं इफेक्ट्स की वजह से है। अच्छा जी, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बढ़ती है? पहले तो ये है क्या सोर्स है, कहाँ से फिर इतनी ज़्यादा आती है? 0.03% तो इसकी नॉर्मल कंडीशन ठीक है, लेकिन ये हद से ज़्यादा बढ़ी जा रही है, किस वजह से बढ़ी जा रही, मेन सोर्स क्या है वो हम देखते हैं। सो हमारे पास ग्लूकोज होता है जो कि हम एज एनर्जी के तौर पर हमने खाया होता है। रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन जो हम एनवायरनमेंट से लेते हैं, उससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है और वाटर। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसको लीव आउट कर दिया जाता है, एक्सहेल कर दिया जाता है जिस्म से, जबकि फिर हमारे पास ग्लूकोज कैसे बनता है, मीन टू से ग्लूकोज कैसे आता है वो हम देखते हैं। इन फोटोसिंथेसिस पौधों को जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, और हमारे पास उनको वाटर के मॉलिक्यूल 6 हैं, उससे ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन। यानी कि अगर हमसे जो कार्बन डाइऑक्साइड पौधों को मिलती है तो पौधों से कार्बन डाइऑक्साइड हम भी लेते हैं। अगर ये तसलसल एक हद तक हो, ज्यादा पौधे लगाएंगे, वही कहते हैं ज्यादा पौधे लगाएंगे तो जमीन का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहेगा। ये इसी वजह से पौधे कम है, इंसान ज्यादा होते जा रहे हैं। सो दैट्स वाई कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो इंक्रीज हो रहा है, एक हद से ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट ज्यादा हो रहा है, टेम्परेचर जो है अर्थ पे इंक्रीज होता जा रहा है। सो रेट ऑफ रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अगर रेट ऑफ एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में अगर बराबर हो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये है कि रिमूवल जो कार्बन डाइऑक्साइड को कौन करते हैं, हमारे पास एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट से होती है, ठीक है, एडिशन फॉसिल फ्यूल से भी होती है। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं, यानी कि खत्म होती है इससे, सही पंजाबी। फिर हमारे पास ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, सल्फर के ऑक्साइड्स जो नेक्स्ट सब हेडिंग है वो रह गई थी हमारा पोल्यूटेंट्स में, वो देखें। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर को हम सॉक्स बोलते हैं, SOX, सॉक्स। जनरली सॉक्स में हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर
ट्राईऑक्साइड आ जाता है। सो इसके सोर्सेज क्या क्या हैं? इसके सोर्सेज हैं हमारे पास जी फोसल फ्यूल्स हैं। फोसल फ्यूल्स में क्या क्या चीजें होती हैं? पेट्रोलियम, कोल एंड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस 80% सल्फर का बायस बनती है, वो उससे बर्निंग से हमारे पास जो है किस में बर्निंग होती है? मोटर व्हीकल्स में, पावर स्टेशन में, इंडस्ट्री में सल्फर पैदा होती है। सल्फर एनवायरनमेंट में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड पैदा कर देती है, जो कि एज ए पोल्यूटेंट काम करता है क्योंकि हद से ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर ये इसका एक अनदर सोर्स है वोल्केनिक एरप्शन, यानी कि आतिशफशा लावा जब पड़ते हैं उससे भी सल्फर के जो है सॉक्स पैदा होते हैं, सल्फर पैदा होती है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड बना लेते हैं। अनदर सोर्स बैक्टीरियल डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर्स के बैक्टीरियल डिके से भी ये पैदा होता है। फिर इफेक्ट्स ऑफ SO2, क्या असरात हैं सल्फर डाइऑक्साइड के? नेगेटिव इफेक्ट्स क्या है ऑन द एटमॉस्फेयर, ऑन द एनवायरनमेंट? सो ये कलरलेस गैस है। सबसे पहले इसके एक दो प्रॉपर्टीज हैं वो हम देख लेते हैं। ये कलरलेस गैस है और इरिटेटिंग स्मेल है इसकी, बहुत ना जो दिल को ख़राब करने वाली स्मेल है। और इसके जो इफेक्ट्स हैं ये दोनों इफेक्ट्स हैं। इसके इफेक्ट्स हैं सोफोकेशन, यानी कि दम घुटने का बायस बनता है, और अगर ये प्रोलॉन्ग हो जाए तो डेथ का बायस भी बन जाता है। फिर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, ज़्यादातर अस्थमा यानी दमा का बायस बनता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है इसका अनदर ये इफेक्ट है कि सल्फर डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में मौजूद वाटर वेपर्स मीन के वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करके हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है। सल्फ्यूरिक एसिड मजीद ऑक्सीडाइज होकर ऑक्सीडेशन इसकी होती है तो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड बनता है H2SO4। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है हमारे एनवायरनमेंट में होता है तो इससे ये एसिड का बायस बनता है, और ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एसिड में डिस्कस करेंगे इन डिटेल। और इमारतों का रंग भी इससे उतर जाता है, ताजमहल का जैसे इंडिया में, वो हमने पढ़ा हुआ है। फिर नेक्स्ट है थर्ड सब हेडिंग ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को हम जनरली नॉक्स बोलते हैं, जिसमें हमारे पास नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। हमारे पास सोर्सेज क्या है इसके? नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से मिलके नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाती है। हमारे पास नाइट्रोजन कहाँ से आती है वो तो पता होना चाहिए। फोसल फ्यूल से आती है नाइट्रोजन। उनके फोसल फ्यूल जब जलते हैं उनकी कंबस्शन से जो हमारे पास जो है वो नाइट्रोजन पैदा होती है, और इंजन्स, पावर स्टेशन, इंडस्ट्रीज में होता है नाइट्रोजन जलने से पैदा होती है। वो नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाती है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की मजीद जो है ऑक्सीडेशन होती है तो उससे हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पैदा होती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टीज ये है कि इसका ब्राउन कलर होता है और पॉइजनस गैस यानी जहरीली गैस होती है। आई होप आप ये समझ गए होंगे। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ नॉक्स, इसके क्या बुरे असरात हैं? सो हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो माहौल में मौजूद पानी के साथ रिएक्ट करके नाइट्रिक एसिड बनाती है, जो कि एसिड रेन का बायस बनता है। इसको भी हम एसिड रेन में इन डिटेल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे हमारे कल वाले लेक्चर में। फिर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, रेस्पिरेटरी सांस के जो प्रॉब्लम्स क्या है उसका भी बायस बनती है बहुत ज़्यादा। इससे जो है वो हमारे पास प्रॉब्लम्स का बायस बनती है। आई होप आपको ये आज का सारा लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। हमारे मज़ीद लेक्चर्स के लिए आपने हमारे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।